हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन डिसिप्लिन का ये सब्जेक्ट है भारत में शिक्षा नीति और अभ्यास। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स की वीडियो कंप्लीट करवा दी थी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको मटेरियल उसका प्रोवाइड करवा दिया था। अब हमें पढ़ना है चैप्टर 4 में, जिसमें भारत में शिक्षा नीति के बारे में आपको पढ़ना है। शैक्षिक आय है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। 2 क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे, नियोजन के बारे में, नियोजन के प्रकार के बारे में और नियोजन के स्रोत के बारे में। वो टॉपिक उसमें था, वो मैंने टॉपिक आपको कवर नहीं करवाया है। वो टॉपिक आपको बुक में से थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें कि नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो इसके महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसमें। जो दूसरा क्वेश्चन है शैक्षिक वित्त पोषण के स्रोत के बारे में, या बोले इसे तो शैक्षिक आय के स्रोत के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सार्वजनिक स्रोत होता है, दूसरा है निजी स्रोत, उसके बारे में इसमें पढ़ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शैक्षिक आय एक्चुअल में होती क्या है। शैक्षिक आय होता है कि किसी संस्थान, शिक्षण संस्थान जो होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं एक तरीके से जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जिनकी तरफ से एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उनके थ्रू किसी निश्चित वित्तीय वर्ष की आय के विभिन्न स्रोतों से जो धन या वित्त प्राप्त होता है, धन या वित्त जहाँ से भी प्राप्त होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, मैंने 2 स्रोत बताए थे जिसके ज़रिए इनको वित्त पोषण किया जाता है। वित्त पोषण होता है एक तरीके से पैसे से भर दिया जाता है इन लोगों को, ताकि ये एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके, शिक्षक जो है उसकी गुणवत्ता को मजबूत बना सके, अच्छी बना सके। तो उसमें जो धन और वित्त प्राप्त होता है उसे शिक्षित आय कहा जाता है। और शैक्षिक आय जो होता है वो विभिन्न साधनों अथवा स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जिसमें सार्वजनिक स्रोत होता है, दूसरा है इसमें निजी स्रोत। तो जो है निजी स्रोत में अगर हम देखें तो शैक्षिक आय के सबसे पहले है हमारा सार्वजनिक आय। शैक्षिक आय की जो सार्वजनिक स्रोत है, सबसे पहले क्या है कि इस स्रोत से प्राप्त धन को सार्वजनिक शैक्षिक आय के रूप में भी या सरकारी आय भी कहा जाता है। मुख्य सार्वजनिक स्रोत निम्नलिखित है। सबसे पहला केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है इन लोगों को, कि केंद्र सरकार ही शैक्षिक आय का मुख्य स्रोत है। विश्वविद्यालय हो गए, अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि के द्वारा केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। अनुदान होता है इन लोगों को ऐसी फीस वगैरह या पेमेंट वगैरह दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। अनुदान होता है एक तरीके से दान करना। तो इन लोगों को वित्त जो है पैसे वगैरह है लोगों को दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि ये और जो है अपनी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको मजबूत बना सके और बढ़ावा उसको मिल सके। और जो केंद्र सरकार है वो प्रत्यक्ष रूप से भी राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों की आर्थिक सहायता प्रदान भी करती रही है। जो सरकार वगैरह है, राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से जो है राज्य सरकार और आर्थिक निकायों को जो है वो आर्थिक सहायता ये प्रदान भी करती रही है। स्थानीय निकाय जो होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं एक तरीके से जो बिल्कुल क्षेत्रों में अवेलेबल होते हैं, जो भी संस्था वगैरह जो होती है क्षेत्रीय लेवल पे जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे बोलते हैं, उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान करती रही है केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्राप्त शिक्षा अनुदान को मिलाकर राज्य में शिक्षा व्यवस्था चलाने का कार्य करती है। अब जो है केंद्र सरकार पैसे तो देती है राज्य सरकार को भी और स्थानीय सरकार को भी, तो जो पैसे केंद्र सरकार के थ्रू राज्य सरकार को मिलते हैं उससे वो शिक्षा अनुदान को मिलाकर, अपने भी पैसे इसमें मिलाकर, राज्य में पढ़ने वाली जो शिक्षा, जो राज्य में जितने भी पढ़ रहे होते हैं बच्चे, जिस एजुकेशन की जो व्यवस्था उन लोगों के लिए कर रखी होती है, जो अरेंजमेंट्स कर रखी होती है उन लोगों की एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उसको चलाने का काम कौन करता है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जो है अपने राज्य में स्थित राज्य जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, शिक्षा परिषद हो गई, संस्थाएं हो गई, तो वो वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके प्रशासन में सहायता भी करती है कि उनको एजुकेशन इस बिहाफ पे प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को पढ़ने में उनको हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाए। तो ये गवर्नमेंट भी इन लोगों के लिए हेल्पफुल है। तीसरी चीज़ है स्थानीय शासन। अब लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है कि स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, जिला परिषद हो गई, जिला पंचायत हो गई, तो ये क्या करते हैं, प्राप्त धन को स्थानीय शासन द्वारा प्राप्त शैक्षिक आय कहा जाता है। इनके थ्रू जितनी भी पेमेंट मिलती है, जितने भी पैसे इन लोगों के द्वारा मिलते हैं, जितना भी धन इनसे मिलता है, उनको
जो है शैक्षिक आय कहा जाता है, स्थानीय शासन द्वारा प्राप्त शैक्षिक आय कहा जाता है, क्योंकि ये स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन में जो है नगर पालिका इन्वॉल्व होती है, नगर निगम हो गए, जिला परिषद हो गया, जिला पंचायत हो गई, ये सब जो होते हैं इनके द्वारा जो है शैक्षिक आय दी जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए जो भी आय इन लोगों के थ्रू दी जाती है उसे शैक्षिक आय कहा जाता है। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब स्थानीय स्तर पर लगाए गए कारों के माध्यम से उक्त निकाय आय अर्जित करते हैं तथा स्थानीय स्तर पर मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा व कभी कभी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर व्यय भी करते हैं। अब जो स्थानीय स्तर पर जो जितने भी काम होते हैं, जितने भी ये लोग पैसे लगाते हैं, जितने भी कार हो गए, कारों के माध्यम से इट मीन्स कि जो भी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने करी होती है, जितने भी पैसे उन लोगों को दिए होते हैं, किन लोगों को, ऐसी संस्थाएं वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे वो उन लोगों के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट्स हों, उनमें जितनी भी ये पेमेंट देते हैं, स्थानीय स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय शासन है, स्थानीय स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे बोलते हैं, तो उसमें प्राथमिक शिक्षा और कभी कभी देखा जाए तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे भी खर्च किया जाता है। इनके द्वारा पैसा दिया गया जो भी होता है वो इन सब चीज़ों पे खर्च किया जाता है। अब देखो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू उन लोगों को फैसिलिटीज़ वगैरह मिली होती है ताकि वो बच्चों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके और बच्चों को जो एजुकेशन है वो अच्छी क्वालिटी की उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि उन लोगों से फ़ीस ली जाती है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आते हैं, उन लोगों से फ़ीस लेकर वो उसी के बिहाफ में उन लोगों को फैसिलिटीज़ और एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो बच्चे लेते हैं उन लोगों को फ़ीस पेमेंट करनी होती है ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ड्यू में ज़्यादातर देखा जाए तो काफ़ी बच्चों की ये शिकायत रही है कि ड्यू का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की तरफ से हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, इंस्टीट्यूट जो होते हैं, हम लोगों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं उनके थ्रू वो देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर के रूप में देखते हैं इसे। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो लोग हमसे फ़ीस लेते हैं एजुकेशन की, कि उन लोग वो बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जो एग्ज़ाम्स वगैरह वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, मटेरियल वगैरह हमें दिए जाते हैं। तो एक तरीके से ये क्या होता है कि ये प्राइवेट सेक्टर में हो गया। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर के रूप में अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल हो गए। अब सरकारी स्कूल में क्या होता है कि सरकार द्वारा फैसिलिटीज़ वगैरह हमें अवेलेबल होती है हर चीज़ की, पानी की व्यवस्था होती है, शौचालय अच्छे बने हुए होते हैं, ये सारी क्या होती है कि गवर्नमेंट के अंडर में ही रहकर हमें फैसिलिटीज़ वगैरह मिली होती है। टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने का काम भी ये लोग ही करते हैं। फोर्थ आता है विदेशी सहायता। अब फॉरेन एड क्या होता है, एक तरीके से कि विदेशों से भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ मिलती है। किस तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके द्वारा केंद्र सरकार को प्राप्त वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत आती है। जितनी भी मतलब समझ लो इनके द्वारा ही केंद्र सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है और वो ही जो है इंस्टीट्यूट्स वगैरह को प्रोवाइड करवाते हैं, जितने भी धन है वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जितने भी ये बने हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, इन लोगों के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ये संस्थाएँ हैं, इनके द्वारा केंद्र सरकार को वित्त पोषित किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा जो है ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है वो उनको वित्त पोषित करते हैं। और इसके अतिरिक्त विदेश में अध्ययन के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ, यात्रा व्यय, शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, शिक्षकों तथा छात्रों का आदान प्रदान आदि विदेशी सहायता में सम्मिलित है। विदेशी सहायता में आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेन ट्रिप्स वगैरह भी दी जाती हैं, उन लोगों को स्कॉलरशिप्स दी जाती है, छात्रवृत्ति जिसे बोलते हैं, यात्रा पे ट्रैवलिंग जो होते हैं, ट्रैवल अलायंस भी दिया जाता है इन लोगों के थ्रू। फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है। शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए इन लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती है। अब आप लोग देखोगे जैसे कि जो लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उन लोगों को प्राइजेज़ वगैरह दिए जाते हैं, एक तरीके से उन लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो गवर्नमेंट ही होती है जो उन लोगों को प्रोवाइड करवाती है फैसिलिटीज़। अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं उन लोगों को फॉरेन ट्रिप दिया जाता है और कुछ ऐसी फंक्शंस वगैरह करवाए जाते हैं उनके थ्रू, उन लोगों को कुछ ऐसे गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण मतलब कि एक तरीके से उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं बुक्स वगैरह परचेज़ करने के लिए भी, और शिक्षकों तथा छात्रों का आदान प्रदान भी किया जाता है, आदि विदेशी सहायता में ही सम्मिलित भी होते हैं। तो ये सब क्या होता है कि विदेशों के थ्रू ही जो है लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आता है जो शैक्षिक आय है उसकी निजी स्रोत के रूप में भी अगर हम देखें तो जो
शैक्षिक आय है उसकी निजी स्रोतों से प्राप्त धन वित्त को इसके अंतर्गत रखा जाता है। शैक्षिक आय के प्रमुख निजी स्रोत क्या है? विद्यालय शुल्क। अब स्कूल्स वगैरह में एडमिशन के लिए फ़ीस लगती है हमेशा। जितने भी बच्चे होते हैं एडमिशन की फ़ीस हमेशा पे करते हैं ताकि वो उस क्लास में स्टडी कर सकें। तो विद्यालय द्वारा जितने भी शुल्क दिए जाते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एडमिशन के लिए पैसे दिए जाते हैं, एडमिशन फ़ीस हो गए। जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है उन लोगों के लिए अलग फ़ीस दी जाती है। भवन शुल्क अलग लिए जाते हैं, प्रयोगशाला शुल्क अलग लिए जाते हैं, पुस्तकालय शुल्क अलग लिए जाते हैं, खेल शुल्क अलग लिए जाते हैं, परीक्षा शुल्क, परिवहन शुल्क, विकास शुल्क, मध्याह्न भोजन शुल्क, उपकरण आदि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 1854 के वुड का घोषणा पत्र के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष में शुल्क व्यवस्था प्रारंभ हुआ था 1854 में। शुल्क व्यवस्था क्या थी कि निजी विद्यालयों के लिए वर्तमान में आय का मुख्य स्रोत बनती जा रही है। शुल्क व्यवस्था क्या है? निजी विद्यालयों में आय का मुख्य स्रोत बन गई है। कैसे? जिसमें क्या है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है। किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों को फ़ीस देनी पड़ती है अलग से। फिर बुक्स वगैरह जो होती हैं उन लोगों की अलग फ़ीस होती है। इन लोगों की जो ट्रैवल के लिए बसेस वगैरह भी लगाई जाती है, जो मिनी बस होती है उन लोगों को लगवाया जाता है ताकि उनकी भी फ़ीस उन लोगों को दी जाती है। उसके साथ साथ उन लोगों को अगर मिड डे मील जो होता है उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए प्राइवेट स्कूल्स में तो उसके लिए भी अलग फैसिलिटी होती है लेकिन उसकी फ़ीस ये लोग लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का आय का मुख्य स्रोत क्या बन गया इन लोगों का? जो सरकारी स्कूल में जो फ़ीस होती है, फ़ीस के बिहाफ पर ही इन लोगों का आय का मुख्य स्रोत ये बन गया। अब आता है प्राभूत धन। प्राभूत धन के अंतर्गत विद्यालय धन को अस्थायी निधि के रूप में सुरक्षित रखकर उसके द्वारा प्राप्त ब्याज से आवर्ती और अनावर्ती व्यय को पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी फ़ीस मिलती है, जिसमें विद्यालय में एडमिशन लेने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उन लोगों को जितनी भी फ़ीस मिलती है उन सबको इकट्ठा करके वो चढ़ा देते हैं ब्याज पे। अब वो ब्याज से जितना भी पैसा आता है उसके बिहाफ पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ वगैरह उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। प्राइवेट स्कूल में तो सबसे ज़्यादा यही कर रखा है हमेशा। आप लोग अपने आसपास भी देखोगे तो प्राइवेट स्कूल में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है। जितनी भी फ़ीस उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है उसी फ़ीस के बिहाफ पे वो लोग सारे धन को इकट्ठा करते हैं और ब्याज पे चढ़ा देते हैं। और ब्याज से जितना भी पैसा आता है वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आता है जो प्राचीन काल है, पहले के टाइम पे इसको एक परंपरा के रूप में भी देखते थे। परंपरा के रूप में इसलिए देखते थे उसमें कि जो संस्थाएं हैं उसको स्थायित्व व संप्रभुत्व प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि धन, भूमि, भवन आदि सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो पैसे हो गया, ज़मीन हो गया, भवन हो गए, उन लोगों के निर्माण का कार्य के लिए भी बच्चों से भी पेमेंट ली जाती है। अब आता है जुर्माना। अब फाइन के रूप में भी इन लोगों से जुर्माना, मतलब कि इन लोगों से जुर्माना लिया जाता है। किसके बिहाफ पे? अगर इन लोगों को पनिशमेंट दी जाए किसी तरीके से, अगर वो लेट आते हैं, लेट बुक्स वगैरह, उन लोगों को अगर बुक्स वगैरह लेने के लिए जो डेट्स होती हैं वो निकल गई, उन लोग फ़ीस पे ना कर पाए तो उन लोगों के लिए अलग जुर्माना लगाया जाता है। एग्जामिनेशन फ़ीस भरने के लिए उन लोगों के लिए अलग जुर्माना लगाया जाता है। तो उसके बिहाफ पे ये लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। अब जो जितने भी मद हैं, मदों के अंतर्गत प्राप्त धन, जैसे पुस्तकालय की जितनी भी पुस्तकें होती हैं देर से लौटाने पर या गुम करने पर उन लोगों को जुर्माना देना पड़ता है। विद्यालय देर से आने पर हो गया, विद्यालय यूनिफॉर्म में लापरवाही बरतने पर, विद्यालय शुल्क समय पर ना देने पर, विद्यालय के नियमों को तोड़ने पर जो दंड वगैरह दिए जाते हैं उसमें जुर्माने के तौर पर उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जो एक तरीके से वित्त पोषण का स्रोत बनता है। अब आता है तीसरा, अन्य स्रोत में क्या आता है कि शैक्षिक आय के अन्य स्रोतों में चंदा के रूप में प्राप्त धन। अब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको चंदा के रूप में भी दिए जाते हैं, चंदा दिया जाता है उन लोगों को, भूमि दी जाती है, ज़मीन दी जाती है, भवन दिया जाता है, दान, उपहार, एज अ बैंक में जमा जितनी भी धनराशि है वो हो गया, भवन किराया आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इससे क्या होता है कि भवन ये लोग क्या करते हैं कि उस पर किराए पर चढ़ा देते हैं, उसका जो किराया आता है ये लोग अपनी आय का मुख्य स्रोत बना लेते हैं। तो ये क्या होता है कि शिक्षा में देखा जाए तो ये स्रोत हैं आय के, कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में देखा जाए या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए, और दूसरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी आय के स्रोत होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को वित्त पोषण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी होता है और राज्य सरकार द्वारा भी होता है और स्थानीय सरकार द्वारा भी होता है। अब देखो इसके पीछे के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शैक्षिक योजना और वित्त पोषण को परिभाषित कीजिए। आपको वित्त पोषण बताना है कि वित्त पोषण होता क्या है।
चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, उनको जो फैसिलिटीज़ जो पैसे दिए जाते हैं उनको वित्त पोषण किया जाता है। पूरी तरीके से उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को शिक्षक जो है यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है, पैसे वगैरह दिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और तीसरा उसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी इन लोगों के आय के स्रोत बन जाते हैं। तो ये वित्त पोषण की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और शैक्षिक योजना, इसमें नियोजन के बारे में 5-6 पॉइंट्स है, ये मैंने कवर नहीं करवाया, आप इसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है शैक्षिक योजना। शैक्षिक योजना एक तरीके से हम देखते हैं जितनी भी प्लानिंग्स वगैरह होती है शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए, उसको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाना, ऐसे ही कुछ इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं। और इसकी क्या ज़रूरत है, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वित्त पोषण की सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, ताकि हम सबसे पहला पॉइंट इसमें बन सकता है बच्चे को उच्च गुणवत्ता की जो स्टडी है, मतलब हाई क्वालिटी की स्टडी उन लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। दूसरी चीज़, उनको जो है समाज में भागीदार होने के लिए उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा सके। तीसरी चीज़, उसमें बिज़नेस में डेवलपमेंट करने के लिए। चौथी चीज़, इसमें सरकार जो है देश में आगे बढ़ने के लिए, अपना देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में जो है आगे बढ़ने के लिए देश में भागीदार हो सके बच्चे, ताकि इसीलिए वित्त पोषण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो लोग उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। क्यों करवाई जा सके? ताकि वो समाज में भागीदार हो सके और देश में आगे आ सके। तीसरा है, इसमें विभिन्न शैक्षिक नियोजन उपकरणों के प्रकारों और कार्यों की चर्चा कीजिए और भारत संदर्भ में शैक्षिक नियोजन का कौन सा उपागम अधिक उपयुक्त है और क्यों। ये टॉपिक रहने दो, ये स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विभिन्न शैक्षिक वित्त पोषण साधनों की सूची बनाइए। वित्त पोषण साधन जो होते हैं उसकी सूची बनानी है आपको, जो मैंने आपको बताई है। शैक्षिक योजना और वित्त पोषण से जुड़े संगठनों के प्रकारों की विस्तार से बताइए। इसमें बताना है जो संगठन है शैक्षिक योजना से भी और वित्त पोषण से जुड़े जितने भी संगठन हैं उसके बारे में इसमें आपको बताना है। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि सरकारी जो होते हैं, सरकारी स्रोत जो होते हैं, सरकार के द्वारा जितने भी हमें जो धन वगैरह मिलता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके जो थोड़े से पॉइंट्स हैं, इसके थोड़े से लेंदी पॉइंट्स है। वैसे तो मैंने थोड़े से पॉइंट्स आपको बताए हैं, लेकिन आपको थोड़े से संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है इसमें से, कि केंद्र सरकार की भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका इसमें क्या है, अर्ध सरकारी संगठन क्या क्या आते हैं इसमें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में, जिसमें आपके इसमें पॉइंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। मैंने वैसे तो थोड़े से शॉर्ट नोट में आपको बताया है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा लिख पाएंगे, इजीली आप समझ पाएंगे कंसेप्ट को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको एक क्वेश्चन और इसमें पढ़ना है जिसमें है शैक्षिक योजना के बारे में। आपको समझना है कि शैक्षिक योजना एक्चुअल में होती क्या और उसकी क्या ज़रूरत है। बस थोड़ा सा आप इसको डिफ़ाइन कर लेंगे, आपके लिए इनफ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।